नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम खुला आकाश में। मैं हूं नरेंद्र सिंह आपके साथ में और आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती जनसंख्या और लोगों में ट्रैफिक सेंस को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसका? जो सड़कों पर दुर्घटना का ग्राफ काफ़ी बड़ा है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है और अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी काफ़ी बड़ा है और जो एक्सीडेंट हो रहा है वो शहरी क्षेत्रों में ना होकर देहात क्षेत्र में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और उसमें मूल कारण ये निकल के आया है कि जो दो पहिया में तीन सवारी चलते हैं, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, शराब पी के वाहन चलाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं और उसमें जागरूकता का अभाव है और ट्रैफिक सेंस नहीं है, वो मूल कारण है एक्सीडेंट होने का। और जो अधिकांश देहात में एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 70% दो पहिया वाहन चालक हैं और 20% है जो पैदल चलने वाले वाहन चालक हैं, वही लगातार शिकार हो रहे हैं। और उसमें हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि उस दुर्घटनाओं को कैसे कमी लाई जा सके, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं। लोगों में ट्रैफिक दबाव की बात की आपने, तो ट्रैफिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोग रेड लाइट फॉलो नहीं करते, काफ़ी जल्दबाजी में दिखते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कार्यक्रम कर रही है या क्या स्टेप ले रही है ताकि जो है लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप किया जाए और उन्हें एक्सीडेंट से बचाया जाए? जो अभी सिग्नल भी हमारा जब चालू हुआ है लॉकडाउन के बाद, और जो देखने में आ रहा है कि लोग रेड लाइट में रुक नहीं रहे हैं और रेड लाइट होने से पहले ही ग्रीन लाइट से पहले ही अपना सिग्नल तोड़ के जंप करके निकल जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने अभी जो ITMS सिस्टम हमारे यहाँ लगा हुआ है उसमें कैमरे के माध्यम से जो भी सिग्नल जंप कर रहा है उसका हम लोग ई चालान निकालते हैं और उसका NIC के माध्यम से और RTO के वेबसाइट के माध्यम से उसका ई चालान उसके घर में संबंधित को भेजा जाता है। और उसको हमने सुविधा भी दिया है कि यदि वो चाहे तो ऑनलाइन भी पटा सकता है या मैनुअली हमारे यहाँ ऑफिस में आके पटा भी सकता है। तो लगातार हमारे जो चालान भेजने के कारण लोग उसमें हम उनको डर और भय भी बना हुआ है और नियमों का लोग पालन भी कर रहे हैं। ई चालान की बात करेंगे, जैसा आपने बोला कि घर के एड्रेस पे ये पहुंच जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है मैं जानना चाहूंगा, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। जो शहर में हमारे यहाँ ITMS सिस्टम लगा हुआ है, हाँ। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उस सिस्टम के माध्यम से विभिन्न चौक चौराहों में हम लोगों ने उसमें कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरे के माध्यम से जो भी वायलेशन करता है, चाहे वो हेलमेट नहीं पहना हुआ हो या फिर रॉन्ग साइड जा रहा हो, स्पीड वाहन चला रहा हो या सिग्नल जंप कर रहा हो, ऐसे वाहन चालकों का हम लोग नंबर डिटेक्ट करते हैं और उस नंबर को हम लोग NIC भेजते हैं। NIC के माध्यम से उसका पूरा एड्रेस निकलता है और एड्रेस में निकलने के बाद हम लोग उसका ई चालान जनरेट करते हैं और उसके एड्रेस पर हम लोग उसको फिजिकली भेजते हैं और उसके यदि वो नंबर मोबाइल नंबर है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी उसको सूचना दी जाती है। और उसको दो प्रकार की सुविधा है, यदि वो हमारे यहाँ ट्रैफिक ऑफिस में आके चालान को पेड कर सकता है या फिर ऑनलाइन भी पेड कर सकता है। यदि वो पेड नहीं करता है तो उसका जो सर्विस है वो RTO में पूरा ब्लॉक रहेगा तब तक जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं कर देगा, उसका गाड़ी को बेच नहीं पाएगा, नाम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, एड्रेस चेंज नहीं कर पाएगा। तो लोगों का ग्राफ काफ़ी बड़ा है जो चालान पटाने वालों का, और हमारे यहाँ लोग पटा भी रहे हैं। ट्रैफिक सेंस की बात करेंगे तो लोग अच्छे खासे एलीट होते हैं, उसके बाद भी उनमें ट्रैफिक सेंस की थोड़ी सी कमी होती है। तो कैसे ट्रैफिक सेंस डेवलप किया जाए, सवाल ये उठता है। देखिए, अनुशासन बहुत ज़रूरी है सर। जब आप दो पहिया चला रहे हो, चार पहिया, तो जो घरों में स्कूल में जो अनुशासन दिखता है वो ट्रैफिक में भी अनुशासन दिखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बेसिक ज़रूरी है कि बचपन से ही उस बच्चे को अनुशासन घर से सिखाया जाए और उसके बाद स्कूल में सिखाया जाए कि जब वो एक बच्चा 18 साल का होता है तो जब नियमों का उसको पालन करने की जब जानकारी हो जाती है, गाड़ी चलाता है, तो जब वो बच्चे की उसकी नींव मजबूत रहेगी, अनुशासन चलाता है, तो सड़क पर भी उसका अनुशासन दिखता है। तो इसलिए हम लोगों ने अब स्कूल से ही हम लोगों ने जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चालू किए हैं और इसके अलावा अलग अलग बुक्स भी हम स्कूल में अब जो चालू हुआ है उसमें भी ट्रैफिक अवेयरनेस का पूरा प्रोग्राम है। तो निश्चित रूप से जब बच्चा अनुशासन रहेगा और सड़कों पर अनुशासन देखेगा तो आने वाले समय में ट्रैफिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, बच्चों की आपने बात करी, स्पेशली 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, आजकल तो स्कूल नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब स्कूल लगा करते थे तो नाबालिग बच्चे जो है व्हीकल लेकर सड़क पर निकल आते थे और काफ़ी बेतरतीब तरीके से वो लोग व्हीकल जो है दौड़ाते हैं। तो ऐसे में मतलब बच्चे जो कि युवा पीढ़ी हैं और आगे आने वाले फ्यूचर हैं अपने भारत का, उनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना होता है क्योंकि उन्हें अभी अच्छी तरीके से सेंस तो है नहीं कि वो गाड़ी कैसे चलाना है, क्या चलाना है। ऐसे में उनके पेरेंट्स के लिए क्या समझाइश दी जाती है? नहीं, जो भी बच्चा नाबालिग बच्चा वाहन चलाता है उसमें हम लोग कार्रवाई तो करते हैं, किंतु इसमें जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की भी है कि पेरेंट्स जब तक उनको वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बच्चा चलाएगा ही नहीं। और जब तक 18 वर्ष नहीं हो जाता, उसका लाइसेंस नहीं बन जाता है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसको वाहन उपलब्ध ना कराएं, क्योंकि जब तक उसके 18 वर्ष के पहले यदि वाहन चलाता है तो वो अपना वाहन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको सेंस भी नहीं रहता है कि किस समय एक्सीडेंट होने के समय किस प्रकार का ब्रेक लगाना है, किस प्रकार की स्पीड मेंटेन करना है। जब उसका 18 साल के बाद लाइसेंस बनेगा तो वो निश्चित रूप से एक
उसको जानकारी होगी ट्रैफिक की और वो अच्छे से वाहन चला सकता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जब तक लाइसेंस ना हो उसको वाहन उपलब्ध ना कराएं। जी, कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आ जाता है, या राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर हेलमेट बहुत कंपलसरी है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कई बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हेलमेट पहनिए, अदरवाइज आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन रूल्स जो है लोग फॉलो नहीं करते, स्पेशली टू व्हीलर चालक। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में हेलमेट पहनते नहीं हैं, फोर व्हीलर चालक सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और एक ही रीज़न होता है कि आपकी दुर्घटना होती है और सर पे आपके चोट आती है, जिस कारण कई वक्त आपकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम हेलमेट पहनना जो है हम प्रेफर नहीं करते हैं, या आपके हिसाब से ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए कि हेलमेट कंपलसरी हो? अगर आप दो पहिया पे दो जने बैठे हैं तो दोनों हेलमेट पहन के जाएं, या फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सीट बेल्ट बांधें, ताकि जिंदगी को आप चुनें, दुर्घटना को नहीं। नहीं, हेलमेट दो पहिया यदि वाहन चला रहा है तो हेलमेट बहुत कंपलसरी है, सामने वाला भी पहने और जो पीछे बैठा है उसको भी पहनना बहुत जरूरी है। किंतु हम लोग ने लगातार बहुत अभियान चलाया इसमें, हर हेड हेलमेट हम लोग ने एक अभियान चलाया था जिसमें 15 से 20 हज़ार हेलमेट निःशुल्क वितरण किया था। और इसके अलावा जो अभी हमारा ITMS सिस्टम बना हुआ है उसमें भी हम लोग जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहा है उसमें भी हम लोग चालान करते हैं, और जो इस व्यक्ति का चालान होता है वो निश्चित रूप से अब हेलमेट भी पहन रहा है। किंतु जो शहरों में परसेंटेज है हेलमेट पहनने वालों का वो काफ़ी कम है, और जो सीट बेल्ट लगाते हैं उसमें भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। किंतु लोगों को चाहिए कि जो स्वयं होकर वो हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, सीट बेल्ट है तो आपकी सुरक्षा के लिए है। तो निश्चित रूप से यदि आप हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और अचानक यदि कुछ दुर्घटना होता है तो वो हेलमेट ही बचाएगा और सीट बेल्ट ही बचाएगा। एक और टॉपिक निकल कर आया ब्लैक फिल्म का। अक्सर जो है छत्तीसगढ़ में, हालांकि परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ऐसे मनचले लोग होते हैं जिनकी गाड़ियों के ऊपर जो है ब्लैक फिल्म लगी होती है, तो उसके लिए क्या चालान का प्रावधान है, क्या कुछ जो है प्रोसेस ट्रैफिक अमला लेता है? नहीं, लगातार हम लोग ऐसे जो ब्लैक फिल्म वाली कारें हैं उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं, उनकी ब्लैक फिल्म को निकालते भी हैं, उसमें फ़ाइन की राशि भी काफ़ी अधिक है। और हमारा एक अभियान चलता है उसमें हम लोग अभी लगातार, हम लोग ने कुछ दिनों पहले अभियान चलाया था, इसमें लगभग 400 से 500 गाड़ियों का ब्लैक फिल्म निकाल चुके हैं। तो लोगों को चाहिए कि जब भी गाड़ियाँ खरीदें या फिर उनके पास गाड़ियाँ हैं तो फिल्म कभी भी न लगाए, विजिबिलिटी दिखना चाहिए, अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं वो बाहर वाले उनको देख सके अंदर। तो वो अपराध को भी एक नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि ब्लैक फिल्म का उपयोग ना करें। जी, यूथ की बात करेंगे, यंगस्टर की बात करेंगे। फॉर मी यूथ इज़ लाइक अ यंग आउटस्टैंडिंग अल्टीमेट टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग। यूथ, रोड रेजेस यूथ में सबसे ज़्यादा है, रोड रेजेस बढ़ा रहे हैं यूथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप यूथ होते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आपके आसपास जो कोई ओल्ड एज है या कोई अदर ड्राइव कर रहा है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रोड रेजेस को रोकने के लिए क्या महाअभियान अभी तक जो है चलाया गया है, या क्या प्रोसेस है आगे कुछ बेटरमेंट के लिए? नहीं, हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं। अभी देखा जाता है कि जो अधिकांश यूथ हैं वो अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करके चलाते हैं, उसमें साइलेंसर बहुत आवाज़, फटाके वाले आवाज़ निकलता है, जिससे वो सामने वाला जो चलने वाला है वो डर जाता है, वो उसमें घबरा के गिर भी सकता है। तो ऐसे वाहन चालकों को हमने कई साइलेंसर जो हम लोग निकाले भी हैं, और उनके ऐसे वाहन चालकों को हम लोग लाइसेंस भी निरस्त कराए हैं। और लोगों से भी अपील है कि जब भी आप गाड़ियाँ चलाएं तो जो साउंड वाले जो निर्धारित मॉडिफाई साइलेंसर है उसको ना लगाएं, जो निश्चित मापदंड है उसी साइलेंसर का उपयोग करें, तो खुद भी आप सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी खतरे में नहीं डालेंगे। साइलेंसर की बात हो गई, कुछ समय पहले ऐसा एक प्रोसेस भी आप लोगों ने किया था, काफ़ी सारे लोगों का, जैसा आपने कहा, चालान भी काटा गया, लाइसेंस भी निरस्त हुआ। अब बात करते हैं हॉर्न की। हैवी डेसिबल साउंड्स के हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे साउंड होते हैं कि आपके पीछे से अगर कोई आ रहा है और हॉर्न बजा दिया तो ऐसे में दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ जाता है। तो हॉर्न ऐसे रोकने के लिए अभी भी कुछ मनचले लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हैवी डेसिबल साउंड का हॉर्न यूज़ करते हैं, और ये ना सिर्फ साउंड पोल्यूशन को बढ़ावा देता है, बल्कि अगर सामने से निकल रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और कई बार हो सकता है आपको कार्डियक अरेस्ट आए अगर कोई ओल्ड एज जा रहा है वहाँ से। तो इसके लिए क्या आप लोग का प्रोसेस है, किस तरीके से जो है ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है? इसमें हम लोग, हमारा जो ITMS सिस्टम है उसमें PA सिस्टम लगा हुआ है, उस PA सिस्टम के माध्यम से हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, और हॉर्न की उपयोगिता और हॉर्न कहाँ बजाना है उसके बारे में बताते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि जब भी यदि आप स्टॉप लाइन में रुके हुए हैं तो वहाँ अनावश्यक रूप से हॉर्न ना बजाएं। यदि पे हॉस्पिटल में है, न्यायालय के आसपास है, स्कूल के आसपास है, तो ऐसी जगहों में हॉर्न बजाना बहुत ही प्रतिबंधित है, तो वहाँ पर कभी भी हॉर्न ना बजाएं। और जब एकदम ही आवश्यकता पड़ता है उसी समय हॉर्न का उपयोग करें, तो जो नॉइस पॉल्यूशन
वायलेशन लगातार फैल रहा है उसमें भी कमी आ सकती है। जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही होगी और डेफिनेटली उनका, जैसा आपने कहा कि लाइसेंस भी निरस्त किया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि ऑटोमेटिक जो हमारे सिग्नल्स हैं वहाँ पर VAC लिख कर आता है। तमाम लोगों का सवाल है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है VAC, और इसे कैसे फॉलो करें? जो अभी हमारे जो ITMS सिस्टम लगा हुआ है उसमें पूरे जो कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल लगे हुए हैं, पूरे ऑटोमेटिक है और पूरा हमारा जो ITMS सिस्टम के माध्यम से वहाँ से कंट्रोल होता है। तो जो VAC का मतलब होता है व्हीकल, जो व्हीकल है उसको ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल करता है। तो जब जिस प्रकार जो चारों तरफ से VAC लिखा हुआ है, तो यदि उस रोड में ट्रैफिक नहीं है तो ऑटोमेटिक दूसरे तरफ का वो ग्रीन कर देगा। यदि उसमें ट्रैफिक यदि लंबे समय तक निकल रहा है तो लंबे समय तक उसको ग्रीन करेगा और उसके आने वाले ऑपोजिट साइड को भी उसको फिर ग्रीन करता है, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है उसको अपने कैमरे के माध्यम से उसको कंट्रोल करता है और वहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित नहीं होती है। जी, एक बड़ा सवाल ये है, रोड एक्सीडेंट होता है किसी का और रोड एक्सीडेंट हुआ, सपोज दैट कि जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, ऐसे में कुछ लोग आए, किसी ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में अभी भी एक भयावह स्थिति है, एक डर है कि अगर आप आकर जो है उनकी हेल्प करते हैं तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, हो सकता है आपको परेशान भी करे। तो इस पर थोड़ा सा जो है आप प्रकाश डालें। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस कंडीशन में अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे ले जाते हैं पेशेंट को जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, कई बार वो जो है उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करें? ये 2 सवालों के जवाब मैं जानना चाहूँगा आपसे। अभी एक कानून बना है, गुड सैमरिटन का कानून बना हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति की मदद करता है तो यदि उसको हॉस्पिटल पे जाता है या फिर उसको सूचना देता है, पुलिस की सूचना देता है, तो उसको किसी प्रकार का ना बयान देने की ज़रूरत है, ना थाने आने की ज़रूरत है, ना कोर्ट आने की ज़रूरत है। उसको पूरी तरीके से उसमें उसको थाने में किसी प्रकार का परेशान नहीं किया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ तो उसको एक गोल्डन पीरियड होता है। यदि उस समय उसको यदि गोल्डन समय में उसमें हॉस्पिटल पहुँच जाता है, उसकी मदद पहुँच जाती है पेट्रोलिंग हमारे आने से पहले, तो निश्चित रूप से उसकी जान भी बच सकती है, उसको किसी प्रकार का परेशान नहीं किया जाएगा। तो लोगों में जो धारणा बनी हुई है कि हम किसी घायल की मदद करते हैं तो हमको परेशान करेंगे, पुलिस के चक्कर लगाना पड़ेगा या न्यायालय में, किंतु अब ऐसा नहीं है। लोग मदद करें, उसको गोल्डन पीरियड में यदि हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो इससे अच्छा उसका पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, देखा गया 112 अपने छत्तीसगढ़ में आया। कई बार जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना होता है कि कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडमिट करने से मना कर देते हैं पेशेंट को। ऐसी कंडीशन में अगर सपोज दैट यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और वहाँ से काफ़ी दूर है सरकारी अस्पताल, तो वहाँ तक ले जाना होता है पेशेंट को, तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एडमिट करने से मना कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके? हाँ, निश्चित रूप से यदि कोई मना करता है किसी घायल व्यक्ति को इलाज करने के लिए या फिर उसको एडमिट करने के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई का प्रावधान है। और सभी जो घायल व्यक्ति है उसको तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको मदद के लिए आवश्यकता है, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो उस स्थान पर लेके जाए तो वो निश्चित रूप से वो वहाँ पर उसको एडमिट भी करेगा, उसका अच्छा इलाज भी करेगा और उसकी जान भी बच सकती है। आगे जागरूकता के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए ट्रैफिक अमला क्या क्या जो है कार्यक्रम चलाएगा या चला रहा है? लगातार हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी हमारा जो एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ा है वो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उस क्षेत्रों में हम लोग ने हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग ट्रैफिक चौपाल का कार्यक्रम अभी चालू किए हैं। लगभग 25 से 30 दिन हो गया है और हम लोग अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर चौपाल लगाते हैं, 25 से 30 लोगों को इकट्ठा करते हैं और जो एक्सीडेंट के मूल कारण हैं उनको बताया जाता है कि 2 पहिया में 3 सवारी न चलें, हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, ओवरटेकिंग ना करें। तो निश्चित रूप से हमारा जो अभियान है उससे आउटर क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में कमी आ रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और आने वाले समय में ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो लोग घायल होते हैं उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। ये तो आउटस्कर्ट्स की बात हो गई। शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है शहर के चौक चौराहों पर, ताकि जो है रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ सके? हाँ, हमारा जो PA सिस्टम लगा हुआ है उसमें हम लोग लगातार PA सिस्टम की जो ITMS सिस्टम है वहाँ से लगातार अनाउंस करते हैं कि स्टॉप लाइन का पालन करें, हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं। इसके अलावा हमारा जो पॉइंट ड्यूटी में लगे हुए स्टाफ वो भी लोगों को अवेयरनेस करता है कि स्टॉप लाइन है उसके पीछे वाहन खड़े करें और जब ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाता तब तक वाहन को क्रॉस न करें। तो निश्चित हमारा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो लगातार चल भी रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और देहात क्षेत्र में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारा जो मूल उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटना को नियंत्रण करना, उसमें कमी लाना, उसमें हम लोग अभी तक काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। जी, लाइसेंस बनाने का प्रोसेस क्या है? क्या इसके लिए किस तरीके से टेम्पररी आपका लाइसेंस बनता है और वो किस तरीके से परमानेंट होता है? क्या टेस्ट देने होते हैं? इसके बारे में विस्तार से मैं जानना चाहूँगा।
हाँ, जब तक यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वो निश्चित रूप से आरटीओ कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करके वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस बना सकता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद उसको वहाँ पे फिजिकल रूप से उपस्थित होना पड़ेगा और अपने वाहन को चला के दिखाना पड़ेगा, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ऑनलाइन क्वेश्चन टेस्ट भी होता है आज का, और उस प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा और गाड़ियाँ चला के दिखाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उसका लाइसेंस भी बन जाएगा और उसका जो लाइसेंस बनने के बाद उसके घर के एड्रेस में पहुँच भी जाएगा। जी, लाइसेंस निलंबन एक प्रोसेस है। अगर किसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तो क्या वापस से जो है उसे सुचारू रूप से वापस से उसे जो है रिन्यू किया जा सकेगा, या ऐसा कोई प्रोसेस है कि एक बार अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो वापस से आप उस लाइसेंस पे नहीं जो है काम कर सकते, आपको नया लाइसेंस बनाना होगा, ऐसा कुछ रूल है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यदि जो व्यक्ति मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है या स्टॉप लाइन का पालन नहीं कर रहा है या ओवरलोडिंग कर रहा है या फिर स्पीड वाहन चला रहा है या खतरनाक ढंग से वाहन चला रहा है या माल वाहक में सवारी बिठा के वाहन चला रहा है, तो ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। और हम लोग उसका लाइसेंस को आरटीओ कार्यालय भेजते हैं, वो 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन करता है और उस दौरान वो वाहन को उपयोग नहीं कर सकता है, और उसके बाद फिर उसका लाइसेंस फिर से रिन्यू होता है और वो फिर पुनः लाइसेंस का उपयोग कर सकता है। लोगों में मैं कहना चाहूँगा क्या म्यूजिक सेंस डेवलप हो गया है या बेतरतीब तरीके से वाहन चलाते, स्पेशली यंगस्टर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आजकल आपने देखा होगा कि हेडफोन बड़े बड़े लगाकर टू व्हीलर चालकों की अगर बात करें तो स्पेशली वहाँ से ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या चालान का प्रोसेस आप लोग एप्लीकेबल करते हैं? हाँ, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है या फिर हेडफोन लगाया है तो निश्चित रूप से वो पीछे वाले वाहन जो आ रहा है उसको दिखेगा, ना उसको आवाज़ सुनाई देगा, ना हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगा, तो वो खुद को खतरे में डालता है और सामने वालों को भी खतरे में डालता है। तो इसके लिए हम लोग उसका वाहन का लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। यदि मोबाइल से बात करते हैं, हेडफोन चला रहा है, तो उसका हम लोग निलंबन के लिए भेजते हैं और उसको बताते भी हैं कि इसके क्या नुकसान है, खुद भी खतरे में है और खुद दूसरे को खतरे में डाल रहा है। तो निश्चित रूप से कभी भी वाहन चलाते समय ना मोबाइल का उपयोग करें ना हेडफोन का उपयोग करें। अब एक बड़ा सवाल ये है कि कोविड, इंडिया पूरा लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद यहाँ तक का समय डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल बढ़ा, जहाँ पर आपने लोगों को कंट्रोल किया, आपने लोगों को समझाया, कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने लोगों को खाना खिलाया, आपने लोगों की हेल्प की। तो इस दरमियान जो है आप और आपकी टीम कैसे जो है सेफ रहे, क्योंकि कई सारे पुलिस के जवान भी जो है संक्रमित हुए। ऐसे में किस तरीके से जो है आप लोगों ने स्टेप लिया और किस तरीके से जो है चीज़ों को आपने मैनेज किया? एक ये कोविड की दास्तान पूरी कहानी मैं आप से जानना चाहूँगा। ये कोरोना काल में बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए और पूरे पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल रहे थे, उनको घर में सुरक्षित रखना एक हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो हम लोग लगातार अवेयरनेस भी कर रहे थे और जो बाहर निकल रहे थे उनको समझा भी रहे थे कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और हमारे भी स्टाफ कई इसमें कोविड हुआ भी, उनको ठीक भी हुए, और कुछ स्टाफ हुआ वो उसमें हमारे उसमें ख़त्म भी हुए। किंतु हमारा जो ट्रैफिक पुलिस था और थाने के पुलिस थे, लगातार अब 24 घंटे 24/7 लगातार हम लोग काम भी करते थे, लोगों की मदद भी करते थे, उसको पहुंचाते भी थे, किसी प्रकार का यदि राशन पहुंचाना हो तो उसकी भी मदद करते थे। तो हमारे सभी स्टाफ ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। तो और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी थे, उन्होंने भी बहुत हमारे को मोटिवेट किया और लगातार हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग मास्क भी पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन जरूर करें। कोविड के समय में जब आपकी अगर पर्सनली बात करूं, आप 12 से 14 घंटा फील्ड में थे, जब आप घर जाते थे तो एक अजीब सा डर होता होगा कि मेरी फैमिली है, उन्हें कुछ ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या सोच होती थी जो आपको आगे ले जाती थी? नहीं, निश्चित रूप से घर में बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, उनको भी डर भय बना रहता था कि हमारे फादर हैं वो जा रहे हैं, उनको कोविड ना हो या फिर घर में। तो हम लोग जो प्रिकॉशन थे उसका जरूर पालन करते थे। हम लोग मास्क, डबल मास्क लगाते थे और सैनिटाइजर का उपयोग भी करते थे। और जब भी घर जाते थे जो हम लोग कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते थे, ड्रेस को चेंज करना, और हम लोग बिना अपने सैनिटाइज के घर में जाते भी नहीं थे। तो निश्चित रूप से उसके कारण हम लोग जो कोरोना से भी बचे हैं और हमारी जो फैमिली है वो भी कोरोना से मुक्त रह सकी। जी, यहाँ पर एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे 3 तरीके की लाइट होती हैं, मोस्टली लोगों को पता होता है कि ग्रीन मतलब चलना और लाल मतलब रुकना, लेकिन येलो का क्या इंडिकेशन है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। देखिए, बच्चे को बचपन से सिखाया था कि लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, हरी कहती चलते जाओ चलते जाओ।
ये बच्चा बच्चा जानता है, किंतु पालन नहीं करते हैं। और किंतु येलो लाइट का मतलब ये होता है कि यदि आप स्टॉप लाइन के पीछे हैं तो आप स्टॉप लाइन के पीछे रुक जाएं, यदि आप स्टॉप लाइन के आगे हैं तो आप पूरा जेब्रा क्रॉसिंग को पार करके आगे निकल जाएं, ताकि दूसरे तरफ का ट्रैफिक को चल सके। इन तीनों लाइटों का, और ग्रीन का मतलब है कि आगे चलना, और रेड का मतलब है कि वहाँ पे आप जब सिग्नल हुआ है तो रुक जाए। हालांकि लोगों को पता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों में ट्रैफिक सेंस तो है लेकिन उसे फॉलो करना भूल जाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग चौक में बनाया जाता है, और जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये रहता है कि जो पेडिस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग का है। तो जब वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे स्टॉप लाइन है, उसके पीछे यदि आप वाहन खड़े करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग में आसानी से जो पैदल चलने वाला पेडिस्ट्रियन है वो आसानी से सड़क पार से कर सकता है, तो उसकी सुविधा के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। जी, पैंडेमिक में मैंने देखा है कि आप फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा जो है जागरूक रहते हैं, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन थे आपको या आपकी टीम को कि आप खुद भी फिट रहें, खुद भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें? ऐसा कोई डायरेक्शन आपको राज्य शासन की तरफ से प्राप्त हुए थे, या आप खुद ही फिटनेस फ्रीकी हैं? कैसा मतलब आपका जो है शेड्यूल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आप बहुत ज़्यादा फिटनेस के प्रति जागरूक रहते हैं। जो पुलिस का जो वर्क रहता है वो 24/7 रहता है, और स्वयं को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग लगातार एनर्जी के साथ काम कर सकें। तो इसके लिए हम लोग लगातार जो वर्कआउट करते हैं, चाहे योगा हो गया, चाहे वेट ट्रेनिंग हो गया, चाहे जिम हो गया, चाहे रनिंग हो गया, तो मैं उसको ज़रूर करता हूँ, और लोगों को भी, अपने साथियों को भी मोटिवेट करता हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज के कारण खुद भी फिट रहेंगे और हम अच्छे एनर्जी लेवल के साथ काम भी कर सकेंगे, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम लोग फिटनेस का ध्यान देते हैं, और सभी को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप फिट रहें, और एक बैलेंस डाइट है उसको उपयोग जरूर करें। चूँकि प्रोफेशनल लाइफ आपकी अगर बात करें तो बहुत टफ शेड्यूल है, अमूमन 12 से 14 घंटे आप लोग फील्ड में रहते हैं, ऐसे में एक पर्सनल लाइफ भी होगी, आपकी फैमिली होगी, तो कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप? ये एक बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बैलेंस का जहाँ तक सवाल है तो अब घर में भी, और बच्चे भी, और जो वाइफ है वो भी अब समझ गई है कि जो पुलिस का जॉब है बहुत टफ जॉब है और चैलेंजिंग जॉब है, किंतु बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग किसी मदद करते हैं, रक्षा के लिए या सुरक्षा करते हैं, तो घर वालों को भी बहुत आता है कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे या फिर फादर हैं या फिर भाई है, तो वो लोगों की मदद के लिए, रक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा है, लगता है हम लोग को भी पुलिस में आने के बाद, जब हम लोग अब 21 साल हो गए इस पुलिस विभाग में, जब लोगों की मदद करते हैं, कोई हमारे कारण खुश होता है या फिर उसकी मदद होती है, हमारे कारण उसकी सुरक्षा हो सकती है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा काम होता है। तमाम लोगों के लिए जाते जाते आपका मैसेज जानना चाहेंगे? मैं सभी वाहन चालकों से ये अपील करूंगा, अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा बराबर तप नहीं, असावधानी बराबर पाप, जिसके पास धैर्य है जीवन रक्षा हो अपने आप। तो धैर्यपूर्वक वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, और ये जरूर सोचें कि घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, तो आप जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें, आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो तमाम दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। नमस्कार।